Welcome to Daily Current Affair. Today we will discuss all the current affairs of 21st, 22nd and 23rd of March 2023. The question is, who has been elected as Nepal's third vice president? नेपाल के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? दैट इज राम श्याम प्रसाद यादव. ठीक है, RS प्रसाद यादव जी को क्या घोषित कर दिया गया है? वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल. ठीक है, और ये लीडर हैं जनता समाजवादी पार्टी के, जो कि एक नेपाल की एक पार्टी है. ठीक है, तो जिस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की तरह हमारे पास नेपाल का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. उसके अकॉर्डिंगली भी यही होता है कि जो वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो एज एक्ट करता है प्रेसिडेंट जब उनका अपना प्रेसिडेंट जो है वो लीव पे होता है, या फिर उसकी इम्पीचमेंट हो जाती है, या फिर वो क्या कर देता है, रिज़ाइन देता है. तो उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट. ठीक है, इंडिया में भी यही होता है और नेपाल में भी इसी की तरह होता है. ठीक है, जो यादव जी हैं ये मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एंड ए मेंबर ऑफ नेपाल्स फर्स्ट फेडरल पार्लियामेंट. सो नेपाल के बारे में जानते हैं. आपको पता ही है नेपाल की जो किंगडम है इसको एस्टेब्लिश किया था शाह डायनेस्टी ने, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया में, और इसके प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडे. प्राइम मिनिस्टर है पुष्पक कमल दहल, और इसकी कैपिटल है काठमांडू, एंड करेंसी है नेपालीज रूपी. We state government launches job portal to ensure 75% local quota in private sector. That is B झारखंड. अब झारखंड ने क्या किया है, जो झारखंड सरकार है इन्होंने ऐसा किया है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोकल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड है. ठीक है, उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उन्होंने क्या किया है, जो प्राइवेट कंपनीज़ है ना झारखंड की, ठीक है, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं झारखंड की, उसमें जो 75% जो पीपल वो रिक्रूट करेंगे वो वहाँ के लोकल होने चाहिए झारखंड के, ताकि जो वहाँ के लोकल लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको दूर किया जा सके. तो यही इसका मेन मतलब है. ठीक है, तो ये झारखंड गवर्नमेंट ने किया है, और इस योजना का नाम इन्होंने रखा है झार नियोजन पोर्टल. ठीक है, जो ये पोर्टल है इसका नाम रखा है झार नियोजन पोर्टल. ठीक है, तो 75% जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कंपनी में 75% लोकल कैंडिडेट्स होंगे झारखंड के, जो भी प्राइवेट कंपनीज़ वहाँ की होंगी. तो इसका जो एक्ट है, किस एक्ट के अंदर ये इन्होंने लागू किया है, झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर एक्ट 2021 के अकॉर्डिंगली इन्होंने ये किया है. पेनियर रिवर डिस्प्यूट इज़ बिटवीन किस किस के बीच में है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में. अब आपको पता है कर्नाटका और तमिलनाडु आपको पता है मोटा मोटा आइडिया कि जो तमिलनाडु है वो इस साइड है, ठीक है, जो कर्नाटका है हमारा इस साइड है. ठीक है, कर्नाटका. तो यहाँ से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है पेनियर रिवर, और वो जाती है तमिलनाडु में और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है. ठीक है, अब तमिलनाडु ने क्या बोला है, तमिलनाडु ने ऐसा बोला है, ठीक है, कि जो कर्नाटका है ये बहुत सारे यहाँ पे डैम और चेक डैम्स वगैरह बना रहे हैं, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा से ज़्यादा रुक रहा है कर्नाटका में. ठीक है, और तमिलनाडु में कम पानी आ रहा है इनको यूटिलाइज़ करने के लिए. तो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने 2018 में क्या किया था, तमिलनाडु ने केस फाइल किया था किसके अगेंस्ट, कर्नाटका के अगेंस्ट, कि ये बहुत सारे यहाँ पे चेक डैम्स वगैरह बना रहे हैं और पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कम पानी मिल रहा है तमिलनाडु वालों को. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला कि आप लोग एक क्या बनाओ, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाओ. ठीक है, और 3 महीने का टाइम दिया था, वो 3 महीने का टाइम जो ख़त्म हो गया है. ठीक है, यही ये आज की न्यूज़ है. अब पेनियर रिवर के बारे में जानते हैं. ये नंदी हिल्स, ठीक है, नंदी हिल्स जो कर्नाटका में है वहाँ से फ्लो करती है तमिलनाडु में और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, जैसा मैंने आपको बताया था. और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, चिनार, मारकंडा, वेनियार एंड पाम्बन. ठीक है, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है तमिलनाडु में आफ्टर कावेरी. ठीक है, कावेरी सबसे लंबी है तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पे कौन है, पेनियर रिवर सबसे लंबी रिवर है कहाँ की, तमिलनाडु की.
हु बिकेम्स द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल। ठीक है, जो रोहन बोपन्ना है इंडिया के, वो सबसे ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ATP मास्टर्स 1000 टाइटल जीता है। ठीक है, कैसे जीता है इन्होंने, ये डबल्स में इन्होंने ये जीता है। ठीक है, ये 43 ईयर्स के हैं, तो ऐसा कारनामा करने वाले सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर ये बने हैं। इनके जो साथी थे वो थे मैथ्यू इब्डन, 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सो रोहन बोपन्ना जो है उन्होंने अभी तक 24 ATP टाइटल जो है अपने नाम किए हैं, एंड इंक्लूडिंग 5 ATP मास्टर्स 1000 टाइटल्स अपने नाम किए हैं। ठीक है, और ये फॉरवर्ड वर्ल्ड के नंबर 3 मेंस डबल के प्लेयर थे, और द इंडियन वेल्स मास्टर विंदर लिफ्टेड हिम 11th इन द लाइव डबल्स टेनिस रैंकिंग। तो आजकल जो रोहन बोपन्ना की जो डबल्स में रैंकिंग है वो है 11th। डैश डैश एंड इंडिया एग्रीज टू फॉर्मुलेट modality to supply electricity to Indian states via बिहार, दैट इज़ नेपाल। सो इंडिया और नेपाल क्या कर रहा है? ठीक है, नेपाल क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ठीक है, ये सपोज कर लो आपका इंडिया है और ये नेपाल है। ठीक है, अब नेपाल क्या कर रहा है? अपनी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, उसको इंडियन स्टेट बिहार के थ्रू वो इंडिया में क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया इसको खरीद रहा है। ठीक है, इसी की ये 14th मीटिंग थी। ठीक है, इंडिया नेपाल पावर एक्सचेंज की ये मीटिंग थी, 17 मार्च को न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसके अकॉर्डिंगली क्या बोला गया कि जो नेपाल से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसको हम बिहार के थ्रू पूरे के पूरे इंडिया में दे देंगे, और जो नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी हम इंपोर्ट करेंगे उसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 11.54 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, कौन सी ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हम कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं? नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं, और वाया बिहार के होते हुए वो इंडिया में आएगी। ठीक है, तो कौन कौन मिले थे? कुलमान गिशिंग जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के, एंड अशोक कुमार राजपूत जो कि पावर सिस्टम के मेंबर हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, एग्रीड टू फाइनलाइज द मॉडलिटी विद इन ए मंथ। ठीक है, तो जो कतिया बिहार है और कुशाना नेपाल है, और रॉक्शस परवन्नीपुर 132 kV जो ट्रांसमिशन लाइन है, वो सारी की सारी ये तीनों ट्रांसमिशन लाइन बिहार के साथ कनेक्ट होगी, बिहार की ट्रांसमिशन लाइन के साथ, ताकि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी आ सके। अमित शाह इनैगुरेटेड APMC किसान भवन एट कृषि शिविर इन दैट इज़ बी जूनागढ़। तो जूनागढ़ कहाँ पे है? जूनागढ़ है गुजरात में। तो गुजरात में अमित शाह जी ने क्या किया है? APMC किसान भवन जो उसका इनैगुरेशन किया है, और उन्होंने वहाँ पे ये बोला है, आपने ये बातें याद रखनी है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी बातें बोली कि नेचुरल फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स करें, और उसको हम नेचुरल फार्मिंग को अमूल जो ब्रांड है उसके साथ मिल के हम उसको क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल फार्मर है, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग करने वाले जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, उनकी इकॉनमी में क्या आ सके? सुधार आ सके। तो जूनागढ़ गुजरात में जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया APMC किसान भवन एट कृषि शिविर इन जूनागढ़ गुजरात। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग कौन सी होती है? वो वाली फार्मिंग जिसमें हम किसी भी केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जितनी भी खाद वगैरह बनेगी वो नेचुरल तरीके से बनेगी, जो कि हेल्थ इफ़ेक्टिव भी है। ठीक है, तो अगले 10 सालों तक क्या करेंगे? अगले 10 सालों तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जितनी भी पूरे का पूरा देश है या पूरा का पूरा जो स्टेट है गुजरात की, वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए वो काम करेंगे, ताकि जो इनकम है नेचुरल फार्मर्स की उनको बढ़ाया जाए। इंडिया रैंक्स डैश डैश इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स दैट इज C13th। ठीक है, जो इंडिया का जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है वो किसने, सबसे पहले आपने याद रखना है ये किसने प्रिपेयर किया है? वो प्रिपेयर किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, और जो डाटा लिया था वो लिया था ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस से, GTD से। ठीक है, उसके बेस पे जो इंडिया का रैंक है वो 13वां रैंक है, किसमें? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। इसका मतलब क्या है? वो कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म से, बाहर से कोई टेररिज्म के ग्रुप है, उन्होंने वहाँ पे क्या करते हैं? वो अटैक करते हैं, वहाँ पे टेररिस्ट वगैरह भेजते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फैलाते हैं, तो उसमें इंडिया 13वें नंबर पे है। ठीक है, पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है टेररिज्म से वो है अफ़गानिस्तान, और 13वें नंबर पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो है इंडिया। तो इंडिया टॉप 25 में वर्स्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्रीज़ में
आता है। ठीक है, तो GTI रिपोर्ट लिस्ट इंडिया एमंग द कंट्रीज विद हाई, ठीक है, इसमें 120 कंट्रीज थी, आउट ऑफ विच 56 डिड नॉट चूज वार एंड टेरर एज द बिगेस्ट थ्रेट टू देयर डेली सिक्योरिटी। तो इंडिया का इसमें रैंक है 13वां। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पे है, वो है श्रीनगर में। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका इनैगुरेशन हुआ है अभी अभी, जो कि किसने किया है, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इसका इनैगुरेशन किया है। ठीक है, यहाँ पे 1.6 मिलियन ट्यूलिप का फ्लावर्स हैं और पिछले साल, ठीक है, पिछले साल 3.60 लाख टूरिस्ट जो है यहाँ पे आए थे इस ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस बन गया है। यहाँ पे बहुत सारे फूल ही फूल हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या आ रहे हैं, आप सैलानी आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की इनकम क्या हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी, ठीक है, लद्दाख भी उसमें उसी में आता था। अब क्या हुआ, 2019 में, अगस्त 2019 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया गया, उसमें से लद्दाख को तोड़ के अलग यूटी बना दिया गया। कैपिटल जो समर है वो है श्रीनगर में, जम्मू जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, वो विंटर कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, लेजिस्लेटिव काउंसिल की 36 सीट्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की 90 सीट्स हैं, 90 करना आप यहाँ पे। ठीक है, लक्चर साइंस एज डैश डैश एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर, दैट इज़ बी विराट कोहली। तो लक्चर्स क्या है, एक कंपनी है किसकी, जो स्टेशनरीज़ की जो कंपनी होती है ना, स्टेशनरी का एक ब्रांड है। ठीक है, जिनके पास अपनी कॉपीज़, पेंसिल, स्केच पेन्स, जो इस तरह की जो शॉप्स होती हैं उसको हम स्टेशनरीज़ बोलते हैं। तो इनकी एक कंपनी है, अपना एक ब्रांड है, उसका नाम है लक्जर। तो स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर रही है लक्जर राइटिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने विराट कोहली को क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके और पूरे के पूरे इंडिया में अपनी छाप जो है वो छोड़ सके। और इन्होंने अपनी जो ये लक्सर ब्रांड है, इन्होंने पार्टनरशिप की है शिंडर पेन्स ऑफ जर्मनी के साथ में। ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट रूप में क्या आ सके, इंडिया में अपनी पहचान बना सके। ठीक है, लक्जर जो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है वो 1963 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है पूजा जतिन गुप्ता। और जो शिंडलर पेन्स हैं वो 1938 में बनी थी और इसके जो फाउंडर है वो है क्रिश्चियन शिंडलर। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल हेल्थ ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दैट इज़ डी न्यू दिल्ली। तो आपको पता है कि इंडिया प्रेसिडेंट है G20 का। ठीक है, इस बार 2023 के लिए। तो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होगी, तो जितने भी देश है G20 के, वो सारे के सारे इंडिया आएंगे और यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। तो इसी की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसका नाम है डिजिटल हेल्थ। ठीक है, डिजिटल हेल्थ के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि न्यू दिल्ली में हुई, जिसको जो चेयर किया गया वो किसने किया इसको चेयर, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। उन्होंने इसको चेयर किया है। ठीक है, और इसमें ये क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, डिजिटलाइजेशन लाना है हेल्थ में, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल टेक्निक का यूज़ करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन जा सके अच्छी हेल्थ के लिए। ठीक है, अच्छे हेल्थ के डिवाइसेस हम बनाएं। ठीक है, तो इस तरह के जो डिजिटल हेल्थ में जितने भी काम है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रूप में पूरे के पूरे वर्ल्ड में लेके आएँ। ठीक है, इसमें ग्लोबल लीडर्स थे, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स भी थे, डिजिटल हेल्थ इनोवेटर्स भी थे, इन्फ्लुएंसर, एकेडमिक्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स भी थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा दें पूरे के पूरे वर्ल्ड में। फोर्थ, डिफेंस कॉरपोरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स हेल्ड इन दैट इज़ बी माले। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में, ठीक है, एक डिफेंस कॉरपोरेशन डायलॉग हुआ जो कि 4th एडिशन था जिसका, जो कि माले में हुआ। माले कहाँ पे है, माले कैपिटल है मालदीव्स की। ठीक है, इंडिया और मालदीव्स जो है आपस में बहुत ही ज़्यादा इनका अच्छा संबंध है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। ठीक है, और एक दूसरे में आर्मी का कॉरपोरेशन भी इनके बीच में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस डायलॉग में जो डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरामाने वो मिले एंड हिज मालदीवियन काउंटर पार्ट जो
मालदीव्स के चीफ डिफेंस ऑफ फोर्स हैं मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल, वो आपस मिले और उन्होंने इस डायलॉग में बात की कि किस तरह से हम अपने आपस में, ठीक है, इंडिया और मालदीव्स किस तरह से अपने फोर्सेस को बढ़ाएं, ठीक है, किस तरह से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, किस तरह से हम अपने देशों की रक्षा करेंगे और बायलैटरल एक्सरसाइजेज हमारे बीच में कौन कौन सी होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिफेंस कॉरपोरेशन डायलॉग में बोली गई। तो यही बातें मैंने यहाँ पे भी आपको नोट्स में बता दी हैं। अब मालदीव्स के बारे में जानते हैं। मालदीव्स को मालदीव्स आइलैंड भी बोलते हैं और ये नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन की एक कंट्री है और ये 510 माइल्स इसकी लेंथ है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 820 किलोमीटर और 80 माइल ये चौड़ी है ईस्ट टू वेस्ट। और इकॉनमी के बेसिस पे, ठीक है, इसका जो मेन व्यवसाय है वो फिशरीज और टूरिज़्म है और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे कोयर बनाते हैं, कोयर मतलब कि रस्सियाँ बनाते हैं, कोकोनट की रस्सियाँ जो होती है फाइबर की, ठीक है, कोयर के प्रोडक्ट बनाते हैं, फ़िश कैनिंग होती है, बोट बिल्डिंग जो बोट्स होती हैं उसको भी यहाँ पे बनाया जाता है। कैपिटल माले है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही मालदीवियन और ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम एंड करेंसी इज़ रुफिया। वो कमीशंस इस फर्स्ट सबमरीन बेस BNS शेख हसीना। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा BNS शेख हसीना ये किसका है, पहला फर्स्ट सबमरीन बेस है ये बांग्लादेश का, ठीक है। BNS मतलब कि बांग्लादेश नेवल शिप शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, उनके नाम पे ये बनाया गया है। कहाँ पे, पेकवा इन कोक्स बाज़ार जो बांग्लादेश में है। 20 मार्च को ये बनाया गया फर्स्ट सबमरीन बेस ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नेवी को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने, ठीक है, अब इनके पास नेवी भी बहुत अच्छी है, आर्मी भी बहुत अच्छी है, एयरफोर्स भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इन्होंने 2 सबमरीन्स अपने इसमें जो है वो इंक्लूड किए है, उनका नाम है BNS नवगर्ता और BNS जयजात्रा, ठीक है। तो ये इनका पहला क्या है, हमारे पास सबमरीन बेस है, ठीक है। और जितनी भी शिप्स हमारे पास क्या जाती थी, जैसे हमारे पास बहुत सारी शिप्स जाती हैं बे ऑफ बंगाल के साइड, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको या तो सेंटर कहाँ मिलेगा, या तो इंडिया में मिलेगा या तो फिर इंडोनेशिया में मिलेगा, ठीक है। अब वो कहाँ पे जा सकते हैं हेल्प के लिए, अगर कोई ख़राब भी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है सबमरीन्स में, तो वो यहाँ पे BNS शेख हसीना में जा सकते हैं, बांग्लादेश में अपनी और उनकी हेल्प जो है ले सकते हैं। सो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इनकी जो कैपिटल है ढाका में है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद, वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी जो करेंसी है वो है टका। Who has been appointed as the chairman of भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, दैट इज़ जी कृष्ण कुमार। तो ये है हमारे पास जी कृष्ण कुमार जी, इनको भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का क्या बना दिया गया है, चेयरमैन बना दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है जो कि NIT तिरुचिरापल्ली से इन्होंने BTech किया है और पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने फाइनेंस मैनेजमेंट फ्रॉम जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई से किया है। और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे इन कंपनी एंड सक्सीड्स अरुण कुमार सिंह को इन्होंने सक्सीड किया है, उनकी जगह पे कौन बने हैं चेयरमैन, दैट इज़ जी कृष्ण कुमार जी चेयरमैन बने हैं। तो आपने ये बातें इनके बारे में याद रखनी है, सारी की सारी मैंने आपको नोट्स में बता दिए हैं। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, दैट इज सी 20 मार्च। तो 20 मार्च को हम वर्ल्ड का ओरल हेल्थ डे जो है वो मनाते हैं। ओरल मतलब मुंह के अंदर क्या आ जाते हैं, दांत आते हैं। अगर हम क्या करेंगे, बार बार ब्रश नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, हमारे दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें एक पीलापन आ जाता है, ठीक है, वो ना आए, ठीक है। उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है लोगों को, ताकि हम ओरल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ब्रश करें और अपने मुँह को साफ रखें। तो इसी के लिए हम जो है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी 2023 की, इसका थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो WHO की ग्लोबल ओरल हेल्थ की रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया 514 मिलियन चिल्ड्रन जो थे पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो सफ़र करते हैं प्राइमरी टीथ की प्रॉब्लम से, ठीक है। एंड अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम परमानेंट टूथ डीके। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड, और इन्हीं के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है।
जो वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन है उसको बनाया गया था, सबसे पहले बनाया गया था 15 अगस्त 1900 में, और इसके चेयरमैन है एसन बेन याहा फॉर बोल्स्टरिंग बायलैटरल टाइज। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बायलैटरल टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेडिंग के मामले में, ठीक है, वो जो रतन टाटा है उनको क्या दिया गया है, एक अवार्ड का मतलब कि एक तरह की पोस्ट दी गई है, लाइक ऑनरी ऑफिसर इन द जनरल डिवीज़न ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनके लिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर उपाधि जो है वो दी गई है किसको, रतन टाटा को, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की उपाधि, ठीक है, किसको दी गई है, रतन टाटा जी को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर है जो कि इंडिया में है वो है बैरी ओ फेरल। उन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ये अनाउंस किया है उनकी अपॉइंटमेंट को, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मतलब कि ऑनरी ऑफिसर इन द जनरल डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किसको नियुक्त किया गया है, रतन टाटा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, रतन टाटा इज़ द चेयरमैन ऑफ एमिरेट्स ऑफ टाटा सन्स, आपको पता ही है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, आपको ये भी पता है, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड के रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर में इनका नाम आता है। और ये सबसे पहले नंबर पे है मोस्ट हम्बल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया में सबसे ज़्यादा हम्बल एंटरप्रेन्योर है, उनमें ये इनका पहला नंबर है। ठीक है, विद अ नेटवर्थ ऑफ $1 बिलियन, रतन टाटा इज़ ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, क्योंकि जितना ये कमाते हैं ना और उससे आधे से ज़्यादा ये क्या दे देते हैं, ये लोगों में बांट देते हैं। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, NGOs होते हैं, उनको ये दान कर देते हैं, तो ये तभी इनको ह्यूमैनिटेरियन भी बोला जाता है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप है ट्रेडिंग के मामले में, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है, इसी के लिए इनको ये उपाधि दी गई है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेट टू बी फाइनलाइज्ड इन 2022। तो आपने याद रखना है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको अपॉइंट किया गया है, दैट इज़ रतन टाटा जी को। त्रिपुरा की जो पहली फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क है वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, दैट इज़ सी छोटा खोला। ठीक है, छोटा खोला एक जगह है, वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे त्रिपुरा की फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क को जो क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है छोटा खोला में। ठीक है, द बटरफ्लाई जो इको पार्क है छोटा खोला में, क्लोज टू द तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके पास ही है ये, और ये पहली बटरफ्लाई पार्क है नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का भी पहला है और त्रिपुरा का भी ये पहला बटरफ्लाई पार्क है, और ये सबसे पहले ओपन किया गया था 2016 में इन द एरिया ऑफ 5.5 हेक्टेयर्स विद 250 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, और ये कहाँ पे है, त्रिशूला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है, त्रिपुरा की जो कॉमन बर्ड विंग है, ठीक है, जो कॉमन बर्ड विंग है उसको स्टेट बटरफ्लाई जो है वो घोषित किया गया था त्रिपुरा की, दैट इज़ कॉमन बर्ड विंग। ठीक है, त्रिपुरा के बारे में जानते हैं, इसकी कैपिटल अगरतला, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर मानिक शाह, स्टेट बर्ड ग्रीन इंपीरियल पिजन, ठीक है, स्टेट ट्री अगर एंड स्टेट फ्लावर नागेश्वर, एंड बॉर्डर किस किस के साथ मिलते हैं इसके, बांग्लादेश, मिजोरम एंड असम के साथ। इंडिया एंड डैश डैश दैट इज श्रीलंका इनैगुरेटेड एन एग्जीबिशन टाइटल्ड ज्योफ्री बावा इन न्यू दिल्ली। जो ये ज्योफ्री बावा है ये क्या थे, ये बहुत ही ज़्यादा एक आर्किटेक्ट थे, बहुत ही ज़्यादा ये क्या बनाते थे, सॉरी आर्किटेक्ट नहीं थे, आर्ट मास्टर थे। ठीक है, इस तरह का ये आर्ट्स जो है वो बनाते रहते थे। ये कहाँ के, एक श्रीलंका के फेमस आर्टिस्ट है। ठीक है, जोफ्री बावा, तो उनके नाम पे जो है एग्जीबिशन जो है वो न्यू दिल्ली में किया गया, इंडिया और श्रीलंका ने ये मिलके किया है। ठीक है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है S जयशंकर, उन्होंने इसका इनैगुरेशन किया इस एग्जीबिशन का, जोफ्री बावरा इट्स इसेंशियल टू बी देयर। ठीक है, इसका नाम है, एट द नेशनल गैलरी एट मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली में इसको इनैगुरेट किया गया। ठीक है, तो ये जॉइंट कोलैबोरेशन है किस किस के बीच में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली, ठीक है, और हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका, तो इन दोनों ने मिलकर ये जो है ये एग्जीबिशन स्टार्ट किया है। ठीक है, आर्किटेक्चरल वर्क है किसका, जो श्रीलंका के जो आर्किटेक्ट हैं उनका आर्किटेक्चरल जो वर्क है
ठीक है। उसके बारे में ये एग्जीबिशन है, इस तरह की ये चीज़ें जो है बनाते थे, आर्टिस्ट थे। इनका नाम था ज्योफ्री बावा, जिनकी डेथ जो है वो हो गई है। तो ये एग्जीबिशन इन्होंने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में 75 मतलब कि 75 साल हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशन के, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। उसी के उपलक्ष्य में ये जो है ये एग्जीबिशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट रेट्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ ज्योफ्री बावा आर्किटेक्चर वर्क सिंस 2004। फॉलोइंग एग्जीबिशन इन श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, सिंगापुर एंड जर्मनी। तो आपने ये बात याद रखनी है। इसरो टू लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन फ्रॉम दैट इज श्रीहरिकोटा। तो जितने भी इसरो के जो लॉन्चिंग होते हैं ना, वो श्रीहरिकोटा से ही होते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन 26 मार्च को। ये जो है वन वेब इंडिया 2 मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो अंडर द कमर्शियल एग्रीमेंट विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, अगर किसी भी फॉरेन देश को क्या करना है, इंडिया के थ्रू, इसरो के थ्रू कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो सबसे पहले बात उनको करनी पड़ेगी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से, उसके बाद ही वो लॉन्च करा सकते हैं, ठीक है। और ये 72 सैटेलाइट्स यूके बेस्ड नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड, उनके 72 सैटेलाइट वो लॉन्च करेंगे। कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो न्यू स्पेस जैसे मैंने बताया इज़ ए कमर्शियल विंग ऑफ इसरो, ठीक है। पहले सेट में 36 सैटेलाइट जो है लॉन्च की गई थी। कब? 23 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। और अभी जो 36 हैं, 36 और है, सेकेंड मिशन है, इसमें 36 और सैटेलाइट्स, टोटल कितनी है? 72। 36 हम भेज चुके हैं, ठीक है। 36 अभी जो है वो भेजेंगे, ठीक है। LVM-3 हैड 5 consecutive successful mission including Chandrayaan 2 मिशन, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके जो आजकल चेयरमैन हैं वो है एस सोमनाथ जी। आपने ये याद रखनी है, ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन चोजन फॉर संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 बाय म्यूज़िक एकेडमी। सो म्यूज़िक एकेडमी ने संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 जो है वो अनाउंस किए हैं, जो कि मिला है इस बार किसको मिला है? बॉम्बे जयश्री जी को, ठीक है। ये बॉम्बे जयश्री जी हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। जो ये संगीता कलानिधि अवार्ड है ना, ये सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ कार्नाटिक म्यूज़िक। जो एक कार्नाटिक म्यूज़िक होता है, ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसमें बहुत सारे आपके भजन भी गाए जाते हैं, या फिर रिलीजियस सॉन्ग भी गाए जाते हैं, ठीक है। और ये साउथ इंडिया का स्पेशल क्लासिकल म्यूजिकल स्टाइल है, और ये नॉर्थ इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। और ये सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया था 1942 में, ठीक है। इन 1942 इट वाज डिसाइडेड दैट द कंपोजर वुड बी ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ संगीत कलानिधि। द अवार्ड तो इस अवार्ड में एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा और एक बिरुडू पत्रा साइटेशन भी दी जाएगी। तो ये किसको मिला है इस बार? बॉम्बे जयश्री जी को मिला है। तो जो बॉम्बे जयश्री है वो वन ऑफ द फोरमोस्ट कार्नाटिक म्यूजिशियन है, ठीक है। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये वायलिन भी बजाते हैं, वायलिनिस्ट, और ये वीणा भी बजाते हैं, क्लासिकल डांस भी करते हैं, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा महारत है, ठीक है। अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफिनडेक्स 23 टू बी हेल्ड इन पुणे। तो ये आपने याद रखना है, अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो ट्रेनिंग हो रही है अफिनडेक्स 23, वो कहाँ पे होगी? पुणे में होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपने याद रखना है। और इसमें ये भी याद रखना है कि 23 इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें बोत्सवाना, इजिप्ट, घाना, नाइजीरिया, तंजानिया, जाम्बिया एंड अमंग अदर कंट्रीज़, मतलब कि 23 अफ्रीकन कंट्रीज़ और एक इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसका नाम है अफिनडेक्स 23। और इस पर आपको पता ही है, टू इम्प्रूव द इंटरपोर्टेबिलिटी
एंड ऑपरेशनल रेडीनेस फॉर यूएन पीस कीपिंग मिशन। जो यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन है, ठीक है, पीस कीपिंग का मतलब क्या होता है, शांति व्यवस्था बनाए रखना यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है, ह्यूमैनिटेरियन लोगों की हेल्प करना, पीस शांति फैलाना। तो इस तरह के ऑपरेशंस को अच्छे से क्या करना है, अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ये एक्सरसाइज जो है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो दी जाएगी। आपस में ये एक्सरसाइज करेंगे ताकि कोई भी डिफ़िकल्टीज ना आए, लोगों में शांति बनाए रखने के लिए। तो ये सारी की सारी जो है ये अपने न्यूज़ आपने याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पुणे में हो रही है, अफिंडेक्स 23। हु पब्लिश्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सो वर्ल्ड की जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है, वो पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इसमें जो पहले नंबर पे कंट्री है वो है फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे में आइसलैंड। जो ये फिनलैंड है ना, ये लगातार छठी बार पहले नंबर पे आ गया है हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है। फिनलैंड पहले, डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग एंड न्यूजीलैंड। और आपने इंडिया का भी नाम इसमें याद रखना है। इंडिया का इसमें रैंक है 126। Who has been named India's most valuable celebrity of 2022, दैट इज सी रणवीर सिंह। जो रणवीर सिंह है हमारे पास एक्टर, उनको इंडिया का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी जो है घोषित किया गया है। और ये जो रिपोर्ट है ये क्रोल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। विराट कोहली, ठीक है, पिछले साल कौन थे, पिछले साल थे विराट कोहली, ठीक है। मतलब कि पिछले 3-4 सालों से विराट कोहली ही इसमें, पिछले 5 सालों से कंटिन्यूसली विराट कोहली पहले नंबर पे थे, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ, रणवीर सिंह ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पे लेके आए विराट कोहली को। पहले नंबर पे है रणवीर सिंह, इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है $181.7 मिलियन, ठीक है। विराट कोहली की है $176.9 मिलियन, ठीक है। अक्षय कुमार और आलिया भट्ट तीसरे चौथे नंबर पे है, जिनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है $153.6 मिलियन एंड $102.9 मिलियन रिस्पेक्टिवली। और दीपिका पादुकोण 5th नंबर पे है, ठीक है। और इनकी ब्रांड वैल्यू है $82.9 मिलियन। तो आपने ये याद रखना है कि इंडिया के जो मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी है 2022 के, वो है रणवीर सिंह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।